नमस्ते बच्चों। हम लोग ये देख लिए थे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। 4 तरह के क्वांटम नंबर्स हम लोग ने देखे थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। और किस क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, उसकी वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, ये भी हम लोग देखे थे। किस क्वांटम नंबर पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, जैसे एल की वैल्यू n-1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, या m की वैल्यू -l से +l तक ही हो सकती है। s की दो ही पॉसिबल वैल्यू है, +12 और -12। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके हेल्प से नहीं, मतलब कुछ हम लोग प्रिंसिपल्स हैं, उनको यूज करके हम लोग फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला रूल जो है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सबसे पहला रूल है। इसके हेल्प से कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। क्या है ये प्रिंसिपल, क्या है इसका क्या कहना है, ये देखते हैं पहले। इस लॉ का सिंपल सा ये कहना है कि किसी भी एटम में, किसी भी एक एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। क्या क्या बोला गया कि किसी भी एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। समझ में आ रही बात? जैसे जैसे मान लेते हैं 2p सबशेल की बात करते हैं। p सबशेल में हम लोग क्या देखे थे? p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, देखे थे हम लोग। s सबशेल में 1 ऑर्बिटल, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल, या f सबशेल में इसी तरह निकालेंगे तो 7 ऑर्बिटल होंगे। नहीं, जितनी m की पॉसिबल वैल्यू उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते थे, 2l+1 के बराबर। तो इसके लिए l की वैल्यू 1 है तो 2l+1 निकालेंगे 3 आएगा। 3 ऑर्बिटल इसमें हम लोग इनफैक्ट बात भी कर चुके हैं कौन कौन से होते हैं, px, py, pz, देखे थे नहीं हम लोग? तो 2px होगा, 2py होगा, 2pz होगा। तो वो ऑर्बिटल जो है 2p के, उनको हम लोग सपोज करिए ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं बार, इस तरीके से। ये 3 ऑर्बिटल है, ऐसा होता नहीं है, दिखने में ऐसा नहीं होता है। एक बार के लिए हम लोग बस इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये 2px है मान लेते हैं, ये 2py है और ये 2pz है, ठीक है। m की वैल्यू हमें खुद असाइन करनी है, इसके लिए -1 हमने कर दिया, इसके लिए +1 हमने कर दिया और इसके लिए 0 कर दिया। अब सपोज करिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम लोग रख रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम लोग रख रहे हैं। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? पहले वाले जो हमने इलेक्ट्रॉन इसमें रखा है ये, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? तो कौन सा शेल है? तो सेकंड शेल है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। l की वैल्यू क्या होगी? तो p सब शेल है तो l की वैल्यू 1 हो जाएगी। m की वैल्यू क्या होगी? तो हमने असाइन कर रखा है इसके लिए m की वैल्यू -1 होगी। और s की वैल्यू क्या होगी? तो या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा अपनी एक्सिस पे। तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं क्लॉकवाइज कर रहा है, तो इसके लिए s की वैल्यू हो जाएगी +12, ठीक है। अब अगर यहाँ हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रख दें, इसी में अगर हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रख दें, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए? तो इसके लिए भी n की वैल्यू 2 ही होगी, सेकंड शेल में ही है। l की वैल्यू 1 ही होगी, p सब शेल में ही है। m की वैल्यू -1 ही होगी, इसी में है ये। और s की वैल्यू, ये क्लॉकवाइज कर रहा है, इसको एंटी क्लॉकवाइज करा देते हैं, -12 कर देते हैं इससे, ठीक है। क्या हम लोग तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रख सकते हैं? अगर तीसरा रख देंगे तो तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n तो 2 ही होगा, l 1 ही होगा, m -1 ही होगा, और s की दो ही पॉसिबल वैल्यू, या तो +12 या फिर -12। तो या तो आप +12 देंगे या फिर -12 देंगे, तो कोई भी एक दीजिए, जैसे +12 दे दीजिए। तो ये और ये सेम हो गया नहीं?
ये और ये एग्जैक्टली क्या हो गया, सेम, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो गई ना। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यही कहना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर एग्जैक्टली सेम हो जाए। या अगर आप माइनस हाफ रखते तो ये और ये सेम हो जाता नहीं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यहां से हम लोग कंक्लूड क्या कर पा रहे हैं कि इस ऑर्बिटल में हम लोग मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकेंगे, दो। क्योंकि तीसरा रखेंगे तो उसके जो वैल्यूज होंगी क्वांटम नंबर्स की वो रिपीट होंगी, एग्जैक्टली रिपीट होंगी, और चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हम लोग इस तीसरे इलेक्ट्रॉन को वहां पे नहीं रख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो सिर्फ दो, और उन दोनों का स्पिन अलग अलग होना चाहिए। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि दोनों को आप क्लॉकवाइज रख देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि दोनों को अगर क्लॉकवाइज रख देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, यही तो डिफरेंट हो रहा है इन तीनों में। और डिफरेंट क्या है, ये तीनों तो सेम ही है, डिफरेंट क्या हो रहा है, बस यही हो रहा है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन, और उन दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं रख सकते किसी भी ऑर्बिटल में। ध्यान दीजिएगा, ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूँ। ये 2p सबशेल का एक ऑर्बिटल है ये दूसरा ऑर्बिटल है, इसमें भी आप दो इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से शो कर दिया जाता है, ऐसे हम लोग क्लॉकवाइज को शो कर देते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज को शो कर देते हैं। इसमें भी आप दो ही रख पाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है। तो ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन। हाँ, सबशेल की बात आएगी तो ये 2p सबशेल ये पूरा है। 2p सबशेल में कितने ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल, तो तीन ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कितने, तो 6 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है नहीं। सबशेल अलग चीज है, ऑर्बिटल अलग चीज है। सबशेल का पार्ट है ऑर्बिटल, है ना। तो अगर देखा जाए तो एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो एक ही ऑर्बिटल होता है। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एस सबशेल में हम लोग दो ही इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे उसमें। एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने इनफैक्ट फॉर्मूला वगैरह भी लिखा है, तो उन सब फॉर्मूले पे आते हैं। पहले कुछ कुछ चीजें हम लोग नोट कर लेते हैं, लिखते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और उसके बाद लिखिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हेडिंग डालते हैं ये दोनों। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लिखिए, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। लिखिए, नो टू इलेक्ट्रॉन्स नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have all the four quantum numbers exactly same। लिख लिया, चलिए। तो ये स्टेटमेंट था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। यहां से फिर हमने ये देखा कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो सिर्फ दो। लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स maximum number of electrons in an orbital ऐसे, maximum number of electrons in an orbital is equal to 2, और ये अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए, विथ अपोजिट स्पिन,
ठीक, तो ये तो हो गया किसी ऑर्बिटल में। अब किसी सबशेल में कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते थे, फॉर्मूला लिखे थे हम लोग इसका, किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते थे, कितने होते थे 2l+1। तो 2l+1 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, तो 2 × 2l+1 इतने ऑर्बिटल होगा, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल हो गया 4l+2। ठीक है, जैसे एस सबशेल की बात करें तो एस सबशेल में एल की वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पी में एल की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डी में एल की वैल्यू 2 है तो 4 × 2 + 2 मतलब 10 हो जाएगा, एफ में एल की वैल्यू 3 है तो 12 + 2 मतलब 14 हो जाएगा। आपको करना क्या है, 4 4 ऐड करते चले जाना, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ठीक है, जी तक की बात ही नहीं आएगी। इसके बाद अगर देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, किसी शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो शेल में कितने ऑर्बिटल होते थे उसका फॉर्मूला भी हम लोग ने लिखा था, किसी शेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला अगर याद हो तो कुछ हमने समेशन के फॉर्म में लिखा था, याद है नहीं, समेशन L = 0 to L = n-1, किसका 2l+1 का, तो ये ऑर्बिटल का फॉर्मूला था, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका समेशन अगर कर दिया जाए तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। और इसको कैलकुलेट करने पे जब हमने ऑर्बिटल के लिए लिखा था तो n² आया था वो, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2n² हो जाएगा, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 2n² है ना पहले। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी शेल में कितना हो सकता है, तो 2n², तो इस चीज को भी वहां पे लिखें, ये सारी चीजें वहां पे नोट करिए। नोट कर लिया, चलिए ये हो गया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इससे हमें ये पता चल गया कि किसी ऑर्बिटल में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, या किसी शेल में कितने रख सकते हैं, या किसी सब शेल में कितने रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। उससे कम रखना चाहे तो कम तो रख ही सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं अबाउस प्रिंसिपल। अबाउस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का क्या कहना है कि जो अलग अलग सब शेल्स हैं हमारे पास, जैसे फर्स्ट शेल में एस सब शेल है, सेकेंड शेल में एस सब शेल और पी सब शेल है, थर्ड शेल में एस पी डी ये 3 सब शेल है, फोर्थ शेल में एस पी डी एफ ये 4 सब शेल है। तो हमारे पास बहुत सारे सब शेल्स हैं, तो इन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, इससे रिलेटेड है अबाउस प्रिंसिपल। इन सब शेल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे रखेंगे ये हमें बताता है अबाउस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का कहना है कि हम लोग जब किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होना चाहिए। सिंपल सा मतलब क्या, सबसे पहले सबसे लोअर एनर्जी वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जब वो भर जाएगा, वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा, तब उसके बाद उससे हायर सबशेल, उससे हायर एनर्जी वाले सबशेल में जाएगा, जब वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा तब फिर उससे हायर एनर्जी वाले सबशेल में जाएगा। ये सिंपल सा कहना है अबाउस प्रिंसिपल कि
filling of electrons in different subcells takes place in increasing order of their energy. जब तक लोअर एनर्जी वाला सबशेल पूरी तरीके से भरेगा नहीं तब तक हम लोग हायर एनर्जी वाले में नहीं जाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कराएंगे डिफरेंट सबशेल्स में। ठीक है, पहले ये स्टेटमेंट भी लिखते हैं हम लोग, वहां पे लिखिए, हेडिंग डालिए अबाउट प्रिंसिपल, लिखते हैं, लिखिए फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, filling of electrons in different subcells, filling of electrons in different subcells takes place, filling of electrons in different subcells takes place in order of their increasing energy, in order of their increasing energy। लिखा ये? अच्छा, ये तो बात हो गई कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रॉन को, बट पता कैसे चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है? ये चीज हमें पता कैसे चलेगी कि इसकी एनर्जी कम है इसमें पहले रखना है, इसकी एनर्जी ज्यादा है इसमें बाद में रखना है, ये पता कैसे चलेगा? तो इसको पता करने के लिए हमारे पास है N+L रूल। इसके लिए क्या है हमारे पास? N+L रूल। ठीक है, N+L रूल से हम लोग पता करते हैं कि किस सबशेल की एनर्जी कम है किस सबशेल की एनर्जी ज्यादा है। इस रूल का क्या कहना है? इस रूल का कहना है कि जिस सबशेल के लिए N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उस सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। और अगर कभी ऐसा होता है कि किसी दो सबशेल के लिए N+L की वैल्यू सेम हो गई तो जिसके लिए N की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। N की है ना, L नहीं, N। फिर से एक बार बताते हैं क्या बताया गया इस रूल में कि जिसके लिए जिस सबशेल के लिए N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी दो सबशेल के लिए N+L की वैल्यू सेम हो जाए तो जिसके लिए N की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही? जैसे हमारे पास 1s है, फर्स्ट सेल में एक ही सबशेल है S सबशेल, सेकंड सेल में दो है S और P, थर्ड सेल में 3 है S है P है D है, फोर्थ सेल में 4 है S है P है D है F है। ठीक है, इस तरीके से और हम लोग लिख सकते हैं ना, 5s 5p, इस तरीके से और आगे जा सकते हैं। N+L की वैल्यू निकालते हैं इनके लिए N+L की वैल्यू क्या होगी निकालना। ठीक है, जैसे इसके लिए N की वैल्यू क्या है 1 है और L की वैल्यू इसके लिए S के लिए क्या होती है 0, तो N+L क्या होगा 1+0 मतलब 1। इसके लिए N है 2 और L है 0 तो 2 हो जाएगा। इसके लिए N है 2 और L है 1 तो 2 + 1 3 हो जाएगा। इसके लिए N है 3 L है 0 तो 3 हो जाएगा। इसके लिए N है 3 और L है 1 तो 4 हो जाएगा। इसके लिए इसी तरह से बोला जाए 3 + 2 5 हो जाएगा, 4 + 0 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा, 5 + 0 5 हो जाएगा, इसके लिए 6 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो N+L की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ऑर्डर लिखा जाए एनर्जी का, सबसे कम N+L किसका दिख रहा है 1s का, तो सबसे पहले इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में जाएगा। इसके बाद इससे हायर एनर्जी वाले में जाएगा, इसके बाद किस में जाएगा तो यही दिख रहा है बस 2s, इससे बड़ा 1 के बाद 2। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, दो सबसेल के लिए N+L की वैल्यू 3 आ गई, सेम आ गई है ना। तो किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी एनर्जी कम, तो जिसके लिए N की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, 3s की एनर्जी ज्यादा होगी, इसके लिए N की वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी कम होगी, 2p की एनर्जी कम होगी 3s की एनर्जी ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से इनको कंपेयर करते हैं, 3p की कम होगी 4s की ज्यादा होगी, इसके लिए N ज्यादा है तो 3s के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3p में, 3p के बाद किस में जाएगा तो 4s में, 4s के बाद किस में जाएगा
तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन तीनों के लिए हमें 5 दिख रहा है ना, तो सबसे कम किसका है, तो n 3d का है, तो इसके बाद 3d में जाएगा, उसके बाद 4p में जाएगा, उसके बाद 5s में जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद किस में जाएगा, तो 4d में जाएगा, 4d में जाने के बाद 5p में जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये n+l रूल के हेल्प से हमें मिलता है, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि ये जो n+l रूल है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर कोई ऐसा स्पीसी है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तब फिर उसके लिए हम लोग n+l रूल नहीं लगाते। उसके लिए एनर्जी का ऑर्डर हमें सिर्फ n की वैल्यू से पता चलता है। ये n+l रूल हम किस पे लगाएंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम लोग एनर्जी का ऑर्डर, सबसेल्स की एनर्जी का ऑर्डर कैसा पता करेंगे, तो सिर्फ n की वैल्यू से। जिसके लिए n बड़ा है उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसके लिए n कम है उसकी एनर्जी कम। सिंपल सा, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1s का सबसे कम, इससे ज्यादा किसका होगा, 2s का, बट 2s और 2p का बराबर होगा, सिर्फ n से जज करना है ना। इसके बाद 3s का, बट 3s 3p और 3d का आपस में सेम। इसके बाद 4s का, 4s 4p 4d 4f। इसके बाद 5s 5p, इस तरीके से आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो ये n+l रूल लगेगा, ठीक है। लिखते हैं हम लोग इन सब चीजों को वहां पे, लिखिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी of different subcells order of energy of different subcells is determined with the help of n+l rule, with the help of n+l rule। देखा, नेक्स्ट लाइन में फिर लिखेंगे n+l रूल, n+l रूल ब्रैकेट में लिखेंगे वहां पे फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। देखिए इसमें सबसेल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ, सबसेल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n+l have higher energy, subshell having higher value of n+l have higher energy। इसी में फिर कंटिन्यू करेंगे। if two subshells have same value of n+l, if two subshells have same value of n+l, then the subshell having higher value of n have higher energy। Then the subshell having higher value of n have higher energy।
लिखा? चलिए यहाँ तक नोट करिए, इसके ऊपर तक ये चीज वहाँ पे नोट करिए, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको नोट करिए आप वहाँ पे। नोट कर लिया? नोट कर लिए? चलिए नेक्स्ट लाइन से फिर लिखिए वहां पर, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स order of energy of different subcells is determined from the value of n only, from the value of n only। लिखा? और इस चीज को वहां पर नोट कर लीजिए फिर। नोट कर लिया? चलिए ये जो ऑर्डर हम लोग n+l रूल से निकाले हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, इस तरीके से ये एक और जगह से आता है और उसको याद रखना थोड़ा आसान है, इसको याद रखना डिफिकल्ट है ना, उसको याद रखना आसान होता है। कहाँ से आता है? ऐसा हम लोग कुछ लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 1s, उसके बाद सेकंड सेल में आते हैं 2s 2p, उसके बाद थर्ड सेल में आते हैं 3s 3p 3d, इस तरीके से लिखते चलेंगे। इसके बाद फोर्थ सेल में 4s 4p 4d 4f, इसके बाद फिफ्थ सेल में 5s 5p 5d 5f, इसके बाद सिक्स सेल में 6s 6p 6d 6f, इसके बाद सेवन्थ में जाना चाहें तो सेवन्थ में जा सकते हैं 7s 7p 7d 7f, ऐसा, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद स्टार्ट यहाँ से करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा तो 1s में जाएगा, 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। 1s जब भर जाएगा, जब कंप्लीटली फिल हो जाएगा, तब फिर इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेंगे तो 2s में रखेंगे। इसके बाद फिर वापस आ जाएंगे इधर, फिर किस में जाएंगे तो 2p में, 2p के बाद किस में जाएंगे 3s में, 2s के बाद किस में जाना है 2p में, 2p जब भर जाएगा तब फिर जाएंगे किस में 3s में, 3s जब भर जाएगा तब फिर वापस इधर आ जाएंगे। उसके बाद किस में जाएंगे 3p में, 3p के बाद किस में जाएंगे 4s में, 4s के बाद किस में जाएंगे 3d में, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, इसके बाद चले जाएंगे 4d 5p 6s, इसके बाद चले जाएंगे 4f 5d 6p 7s। समझ में आ रहा है कुछ? इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराएंगे ना। देखिए सबसे पहले क्या आया वहां पे, सबसे पहले उधर देखिए वहां पे क्या आया 1s, तो 1s है। उसके बाद क्या आया 1s के बाद 2s, 2s है। 2s के बाद क्या आया 2p, नहीं 2p के बाद क्या आ रहा है 3s, ठीक है। 3s के बाद कहाँ चले जा रहे हैं हम लोग 3p, 3p के बाद कहाँ जा रहे हैं 4s, 4s के बाद कहाँ जा रहे हैं 3d, 3d के बाद कहाँ जा रहे हैं 4p, 4p के बाद कहाँ जा रहे हैं 5s, 5s के बाद कहाँ जा रहे हैं 4d, 4d के बाद अगर लिखना हो 5p 6s 4f 5d 6p 7s, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखना है, यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वहां से हम लोग आसानी से तुरंत लिख के हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है।
और वो याद भी हो जाता है। कुछ हम लोग जब कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमें याद हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया अबाउट प्रिंसिपल। इसको आप वहां पे ड्रॉ करें, इस चीज को वहां पे आप ड्रॉ करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इस चीज को वहां पे ड्रॉ करें। हो गया, ड्रॉ कर लिया। चलिए, तो अब इसके हेल्प से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं कुछ एटम्स का। इसके हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करना है कुछ एटम्स का। जैसे हमें बोला गया कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर 8 है इसका, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हमें किस में रखना है? 1s। कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम 1s में? s में हम लोग कितने? 2। तो 1s में हमने लिया 2 इलेक्ट्रॉन। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग 1s के बाद किस में जाएंगे? तो 1s के बाद किस में जाना था? 2s में। तो 2s में फिर से इलेक्ट्रॉन रखेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें रख सकते हैं? तो s है तो फिर से 2 ही रख सकते हैं, तो 2s 2। फिर 2s के बाद किस में जाना है? 2p में। 1s 2s, उसके बाद किस में जाना है? 2p में। 2p में मैक्सिमम कितने रख सकते हैं हम लोग? तो p में हम लोग मैक्सिमम कितने रख सकते हैं? 6। बट बात ये है कि हमारे पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4 तो हमने रख दिए और हमारे पास 4 ही बचे हैं, तो 4 ही रख के छोड़ दिया जाएगा, 2p4 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? 1s2 2s2 2p4, ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से हमें बस इलेक्ट्रॉन भरना, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। किसमें इलेक्ट्रॉन भरना है ये ऑर्डर अगर हमें पता है तो हम लोग उस तरीके से फिल करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। 17 इलेक्ट्रॉन रखना है हमें। तो सबसे पहले किस में रखना है? 1s में। 1s में रख देंगे, कितना? 2। उसके बाद किस में रखना है? 2s। 2s में भी रख दिया 2। इसके बाद किस में रखना है? 2p में। 2p में कितना रख सकते हैं? तो 6। तो इस बार 6 रख देंगे। अभी खत्म तो हुआ नहीं हमारे पास, कितने हमने रख दिए? 2 2 4 और 6, 10 रख दिए हमने। अभी 7 इलेक्ट्रॉन और हमें रखने हैं। 2p के बाद किस में रखना है? तो 3s में। 3s में भी कितने रख सकते हैं? 2। 7 रखने थे, 2 रख दिया, कितना बचा हमारे पास? 5। इसके बाद 3s के बाद किस में जाना है? तो 3p में। 3p में कितने रख सकते हैं? तो 6 रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितना बचा है? 5, तो 5 ही रख के छोड़ दिया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्लोरीन का। समझ रहे बात? चलिए, तो इसी तरीके से कुछ एलिमेंट्स के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है। लिखिए आप, क्वेश्चंस के फॉर्म में है, आप लिखिए, देखते हैं उसके बाद सही हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। जैसे सोडियम का लिखिए, जैसे पोटेशियम का लिखिए, जैसे सल्फर का लिखिए, जैसे आयरन का लिखिए। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, देखिए क्या हो रहा है। वीडियो को पॉज करिए यहाँ पे और लिखिए और देखिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। लिखा? सबने सबका लिख लिया? सब लोग लिख लिए? चलिए देखा जाए। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर
कितना होता है 11। तो अगर इसका लिखा जाए तो 1s2 2s2 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 हो गए। इसके बाद 3s1 हो जाए। नहीं समझ में आ रही है बात? नहीं पोटेशियम का इसी तरह लिखा जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो जाएगा। नहीं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 19 होते हैं ना। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3p6 4s1। सल्फर 16 क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 क्या आगे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10 और 2 12 4 बचे 3p4। आयरन 26 होता है 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए अभी तक 10 और 10 20 6 बचे। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 3d में है ना। देखिएगा अगर नहीं कभी समझ में आया तो उस डायग्राम को देख के याद कर रही है ना। और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं हमें रखने चाहिए तो 3d6 ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं। ठीक है ना। अब एक चीज ये आती है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया है तो आप ये बता सकते हैं कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस पीरियड का एलिमेंट है। ये सारी चीजें हम लोग बता सकते हैं। वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके लिए आप सिंपल सा ये देखिए, आपको पता है ना पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक जो सबसे पहले 2 होता है वो एस ब्लॉक, नहीं डी ब्लॉक बीच में आता है, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और नीचे लिखा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। याद है ना। ये देखिएगा अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पता है तो देखिएगा पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग के जो 2 होते हैं वो एस ब्लॉक होते हैं, फिर बीच में ये वाला जो होता है ये डी ब्लॉक होता है, फिर इधर जो होते हैं ये पी ब्लॉक होते हैं। ठीक है। और नीचे जो लिखा होता है वो एफ ब्लॉक। तो ब्लॉक कौन सा ये पता करना है तो बस ये देखिए कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में, यही आखिरी है कौन सा सबशेल है पी सबशेल, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। या ये किस ब्लॉक का होगा तो ये भी पी ब्लॉक का, ये किस ब्लॉक का तो एस ब्लॉक का, ये किस ब्लॉक का तो ये भी एस ब्लॉक का, ये किस ब्लॉक का तो पी ब्लॉक का, ये किस ब्लॉक का तो डी ब्लॉक का। लास्ट में जो सबशेल भर रहा है वही वाला हमारा ब्लॉक होगा उस एलिमेंट का। ठीक है। ये ब्लॉक तो हो गया। पीरियड क्या होगा, किस पीरियड का एलिमेंट होगा, तो हम लोग लास्ट जिस सेल में पहुंच गए हैं वही उसका पीरियड होगा। किसी में लास्ट में हम लोग जिस सेल में पहुंच चुके हैं, जैसे यहाँ पे कौन सा सेल अभी भरा जा रहा है तो सेकंड सेल है ना, तो यही इसका पीरियड होगा। ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ये किस पीरियड का है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये किस पीरियड का है ये भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये किस पीरियड का होगा ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होगा। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ये फोर्थ, इसको नहीं देखना इसको, थर्ड के पहले थर्ड के बाद फोर्थ आता है ना, ये फोर्थ सेल में हम लोग पहुंच चुके हैं, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है। अगर ये बताना है कि उसका ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर के लिए सिंपल सा, अगर एस ब्लॉक का है, ब्लॉक तो आप पहचान लेंगे ना कौन सा है, ब्लॉक पहचान लेंगे, तो एस ब्लॉक का है तो लास्ट में एस में इलेक्ट्रॉन हुए, तो एस में जितने लास्ट वाले एस में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। जैसे इस लास्ट एस में कितने इलेक्ट्रॉन है एक, तो यही इसका ग्रुप नंबर। अगर 2 होता तो इसका ग्रुप नंबर 2 हो जाता। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस सबशेल, लास्ट वाले एस सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर। ठीक है। यही अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो फिर क्या करेंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले डी ब्लॉक का देख लेते हैं, उसके बाद पी ब्लॉक पे आते हैं। ठीक है। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके लिए क्या करना है, तो जैसे
जैसे ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसके लिए क्या करना है, तो लास्ट वाले डी में और उसके पहले वाले एस में इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा, 6 और 2 8। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा, लास्ट वाला डी और एस। ये लास्ट शेल कौन सा है, फोर्थ शेल है ना, तो इसको बोलेंगे एन एस, और ये उससे एक कम है, n माइनस वन डी। एन एस इलेक्ट्रॉन प्लस n माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन, यही कहलाएगा उसका ग्रुप नंबर। ns में कितने इलेक्ट्रॉन है और n माइनस वन डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, यही कहलाएगा उसका ग्रुप नंबर। यहाँ पे जैसे इसका बताना कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये 8th ग्रुप का एलिमेंट होगा। ये आयरन किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, तो 8th ग्रुप का, ठीक है। जैसे अब पी ब्लॉक पे आते हैं, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे उसमें क्या करना है, NS और NP में कितने इलेक्ट्रॉन है ये ऐड, ये देखेंगे और साथ में उसमें ऐड कर देंगे 10। NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन प्लस 10, ये कहलाएगा उसका ग्रुप नंबर। जैसे यहाँ पे कितना हो गया, 5 और 2 7, और उसमें ऐड कर देंगे 10 17, ये 17 ग्रुप का एलिमेंट होगा। किस ग्रुप का, 17th ग्रुप। या सल्फर, ये किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, 4 प्लस 2 6 प्लस 10, ये 16th ग्रुप का एलिमेंट होगा। सल्फर किस ग्रुप का होगा, 16th ग्रुप का। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा किस ग्रुप का या किस पीरियड का या किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, एक एफ ब्लॉक के लिए तो सिंपली वो थर्ड ग्रुप को बिलोंग करता है ना, थर्ड ग्रुप जो होते हैं उसी में लास्ट में नीचे एफ ब्लॉक होता है। तो अगर एफ ब्लॉक है तो डायरेक्टली थर्ड ग्रुप उसको बता देना है, सिंपल सा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है वो, किस पीरियड का एलिमेंट है और किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। अब बात एक ये आती है, बात क्या आती है कि जैसे इसमें ऑक्सीजन की बात करें, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s हमने ऐसा बनाया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसके बाद 2s है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2s में भी एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये 2s हो गया। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4, 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, इसमें 3 ऑर्बिटल, और हमें इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं, 4। 3 ऑर्बिटल है और हमें 4 इलेक्ट्रॉन रखना है। मैक्सिमम तो हम लोग 6 रख सकते हैं, बट हमें रखना कितना है, तो 4। तो कैसे रखेंगे इसको, ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे इन 4 इलेक्ट्रॉन को रखने के। नहीं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन को रखना हमें, इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हम लोग बना सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, तो देखते हैं, ड्रॉ करते हैं हम लोग कुछ। हम लोग चाहें तो 4 इलेक्ट्रॉन को 2 ही ऑर्बिटल में रख के छोड़ दें, इस तरीके से। इस वाले ऑर्बिटल में 2 रख दिया, इस वाले में 2 रख दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। या हम लोग चाहे तो हर एक में एक को रख दिया और एक में पेयरिंग करा दी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। या हम लोग चाहे तो इसमें क्या क्या था, हमने तीनों को क्लॉकवाइज रखा था, इसमें तीनों को एंटी क्लॉकवाइज रख देते हैं, और जो चौथा है उसको क्लॉकवाइज रख देते हैं, ऐसा। या हम लोग चाहे तो ऐसा 3 रख दिया पहले हमने, और फिर चौथा जो रख रहे हैं हम लोग उसको ऐसा रख देते हैं, यहां से स्टार्ट ना करके बीच वाले में रख देते हैं।
या हम लोग ऐसा कर देते हैं। इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं जिससे हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन को 3 ऑर्बिटल में रख सकते हैं ना। तो कौन सा सही है, किसके अकॉर्डिंग रखा जाए, किसके अकॉर्डिंग नहीं रखा जाए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे ना, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पेयर हो गए, ये भी एक पेयर हो गया। बट ये क्या है, ये अनपेयर्ड है। यहाँ पे सिर्फ इस ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है, एंटी क्लॉकवाइज वाला नहीं है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर रखेंगे, अनपेयर्ड हमें एक भी नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड हो जा रहे हैं, यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड हो जा रहे हैं, यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड हो जा रहे हैं, यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड हो जा रहे हैं। कैसा रखा जाए, कैसा नहीं रखा जाए, किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रखें, कैसे नहीं रखें, तो ये हमें पता कहां से चलता है, तो ये हमें पता चलता है हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से। कहां से आता है ये, हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस लॉ का क्या कहना है, इस रूल का क्या कहना है, इस रूल का कहना है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, अब देखिए नया वर्ड एक आ गया डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो पहले अब इसी को समझ लेते हैं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो किसी एक सबशेल के जितने ऑर्बिटल्स होते हैं, किसी एक सबशेल के जितने ऑर्बिटल्स होते हैं, उन सब की एनर्जी सेम होती है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। परेशान मत होइएगा, फिर से एक बार समझाते हैं। अगर हम लोग बाहर से कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे, तो अगर सिर्फ एटम है उसका खुद का जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है जो भी अगर वही है, बाहर से हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं, तो किसी एक सबशेल के जितने ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल है या डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल, तो उनकी आपस में एनर्जी सेम होती है। ध्यान रखिएगा, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो उनकी आपस में एनर्जी सेम होती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का बेसिक मतलब ये है कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो। और वो कब होगी, तो जब बाहर से कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाएंगे, तो जितने भी एक सबशेल के ऑर्बिटल्स हैं किसी एक सबशेल के, वो आपस में इक्वल एनर्जी वाले होंगे, उन्हीं को हम लोग नाम देंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। इनफैक्ट एक टर्म भी होता है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, कितने ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम है, वही कहलाता है उसका डीजेनरेसी। जैसे पी सबसेल की डीजेनरेसी, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो 3 ऑर्बिटल है, और इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। ये 2px मान लेते हैं, ये 2py मान लेते हैं, ये 2pz मान लेते हैं, तो इन तीनों की एनर्जी आपस में सेम होगी। हाँ, लेकिन उसके लिए एक्सटर्नली कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे आपस में, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में अब आते हैं वापस से इस रूल पे, रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस रूल का क्या कहना है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तभी होगी, पेयरिंग का मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साथ में, पेयरिंग तभी होगी जब हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो विथ सेम स्पिन। हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विथ सेम स्पिन, तभी हम लोग पेयरिंग करा सकते हैं, अदरवाइज हम लोग पेयरिंग नहीं करेंगे। मतलब पहले क्या करेंगे, हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देते चलेंगे, जितने भी ऑर्बिटल हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, और उनका स्पिन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को क्लॉकवाइज रख दिया, एक को एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं। अगर रख रहे हैं तो सबको क्लॉकवाइज रखेंगे, या फिर सबको क्या रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जब सब में रख देंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद फिर हम लोग पेयरिंग स्टार्ट कर पाएंगे। तो पेयरिंग तभी होगी जब हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो, और
उन सबका स्पिन सेम होना चाहिए, तभी हम लोग पेयरिंग शुरू कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि 2p4 होगा? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसके पहले ही पेयरिंग हो गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा तो हो सकता है। नहीं, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें रखा होगा पहले क्लॉकवाइज, फिर दूसरा इसमें रखा क्लॉकवाइज, फिर तीसरा इसमें रखा क्लॉकवाइज, उसके बाद फोर्थ की हमने पेयरिंग करा दी। तो ये भी सही है। ये तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है ना। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। हमने क्या किया, पहले एंटी क्लॉकवाइज तीनों में रख दिया और फिर क्लॉकवाइज से इसमें पेयरिंग करा दी। तो ये भी पॉसिबल है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले क्लॉकवाइज ही रखेंगे उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, पहले हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रख के फिर क्लॉकवाइज से पेयरिंग करा सकते हैं। या क्या ऐसा पॉसिबल है? तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे क्लॉकवाइज रखा तीनों में एक एक, और उसके बाद हमने यहाँ पे पेयरिंग करा दी। तो क्या बीच वाले से पेयरिंग शुरू कर सकते हैं? तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई थोड़ी कि ये पहला ऑर्बिटल है, दूसरा ये तीसरा, ऐसा कुछ थोड़ी होता है कि एक कम एनर्जी वाला है ज्यादा एनर्जी वाला है, ऐसा कुछ थोड़ी है। तो किसी से भी पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, पेयरिंग तभी होगी जब हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हर एक के पास तो है इलेक्ट्रॉन और सेम स्पिन के साथ है, तो ये भी सही है। या ये, तो ये भी सही है। नहीं, हमने पहले एंटी क्लॉकवाइज तीनों में रखा और फिर क्लॉकवाइज से हमने पेयरिंग यहाँ करा दी, तो ये भी सही है। हाँ, क्या ऐसा सही होगा? क्या ऐसा सही होगा? ध्यान से देखिएगा। क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सही है हुन्स रूल के अकॉर्डिंग? नहीं, ये सही नहीं है। हमने क्या किया, पहले हमने क्लॉकवाइज यहाँ रखा, तो यहाँ पे भी तो हमें क्लॉकवाइज रखना चाहिए था। हमने एंटी क्लॉकवाइज रखा तो गड़बड़ कर दिया। अच्छा चलिए मान लेते हैं हमने पहले क्लॉकवाइज नहीं रखा हो, पहले एंटी क्लॉकवाइज रखा हो। तो हमने पहले यहाँ एंटी क्लॉकवाइज रखा, यहाँ भी रख दिया, बट यहाँ क्या कर दिया, क्लॉकवाइज कर दिया, तो ये तो फिर से गड़बड़ कर दिया। तो जो बात है क्या, कि हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो विथ सेम स्पिन, तब पेयरिंग शुरू करेंगे। ये इसको पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर हम लोग स्टार्टिंग में एंटी क्लॉकवाइज रख रहे हैं तो यहाँ क्लॉकवाइज क्यों है? या अगर स्टार्टिंग में क्लॉकवाइज रख रहे हैं तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज क्यों है? तो ये गलत है ना। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराएंगे इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। कैसे कराएंगे? सो दैट सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए और उन सबका स्पिन सेम हो, तब हम लोग पेयरिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लिखते हैं, वहां पे लिखिए हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लिखिए इसमें, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स pairing of electrons in degenerate orbitals, pairing of electrons in degenerate orbitals, degenerate ऐसे लिखेंगे ना, degenerate orbitals, क्या गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ, गलत लिख दिया। degenerate orbitals takes place only when each orbital consists of one electron, each orbital consists of one electron with same spin. Each orbital consists of one electron with same spin. लिखा? लिख लिए? चलिए वहां पे फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, लिख लेते हैं हम लोग। लिखिए, इन एब्सेंस ऑफ एनी
in absence of any external electric or magnetic field, any external electric or magnetic field, कॉमा देके फिर different orbitals of a subshell, different orbitals of a subshell have same energy. They are named degenerate orbitals. They are named degenerate orbitals. लिखिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए डीजनरेसी. डीजनरेसी और इसमें लिखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स having same energy. Number of orbitals having same energy. लिख ली. चलो तो अब इस रूल के हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि किसी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है. जैसे 2p4 है ऑक्सीजन, तो 2p4 मान लीजिए ऐसे हम लोग लिख रहे हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, तो है. कितना है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2. एक ये वाला और एक ये वाला. आप चाहे कहीं से भी निकालिए, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, कहीं से भी निकालिए 2 अनपेयर्ड मिलेगा. यहाँ देखिए 2 अनपेयर्ड है, ये देखिए 2 अनपेयर्ड है, ये देखिए 2 अनपेयर्ड है, ये देखिए 2 अनपेयर्ड है ना. या क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट में आ रहा है 3s2 3p5, तो 3s2 यहाँ तक तो सब पेयर्ड ही होगा है ना. जितना मैक्सिमम भर सकते हो उतना भरे. 3p5 को देख के बोलिए क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं, तो 3p5, 3p में हमें 5 इलेक्ट्रॉन रखना है. कैसे रखेंगे, तो 1 2 3 4 5 रख दिया हमने हुनसुल को फॉलो करते हुए. तो अनपेयर्ड बचा है, कितना बचा है, तो एक. इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्लोरीन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं है. और कुछ कुछ चीजें बची हैं इसमें. अभी कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना कंप्लीट नहीं हो गया है, कुछ चीजें और हम लोग को देखनी है, तो आगे चल के हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. आज हम लोग इतना ही कवर करते हैं इस लेक्चर में, इसका आगे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.